Good morning all. So beta, in the previous session we have started your topic that is air and water. So we will continue with the nitrogen topic. इस समय जो है हमारे यहाँ बहुत बारिश लगी हुई है, तो ठंड भी लग रही है, बाहर ही बैठा हूँ मैं, अंदर से सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, तो अभी देखते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले नाइट्रोजन की बात चल रही थी। हमने प्रीवियस टॉपिक में नाइट्रोजन के बारे में यही डिस्कशन किया था कि जो नाइट्रोजन होती है दैट इज अनरिएक्टिव इन नेचर, वो किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करती एंड अराउंड 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन से आप देखो, आपने कभी एनपीके का नाम सुना है? एनपीके फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन से हम लोग नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, नाइट्रेट जैसे बनाया था वैसे आपका फॉस्फेट बनता है। एक उसी में एक आपका फर्टिलाइजर होता है दैट इज एनपीके। तो बेटा एनपीके का मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल? ओके, हाँ, यस नवजोत, यस प्लीज। नाइट्रोजन, एनपीके फॉस्फोरस और पोटेशियम। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाँ यस प्लीज। हाँ जी, फिर से बोलो। सर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ये हमारा एक फर्टिलाइजर्स होता है। तो हम लोग इसमें नाइट्रोजन की बात कर रहे थे इन द, तो अभी चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपको बताया कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड 78% तक रहता है। ये बात हम लोगों ने मॉर्निंग में भी कर ली थी। अभी इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, देखो आपको पता है कि ये 78% जो है इसमें ये टोटली अनरिएक्टिव होता है, और हम लोग इसको डायरेक्टली जो है हम लोग इसको प्लांट्स या एनिमल्स में नहीं यूज कर सकते। प्लांट जो है इस नाइट्रोजन को यूज करते हुए नाइट्रेट आयंस बनाते हैं। एक बेटा होता है, एक वर्ड इसमें आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कैन एनीवन टेल व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन? यही चीज हम लोगों ने ग्रेड आई थिंक 7th में की है या फिर 6th में, फर्स्ट चैप्टर होता था ये। ओके, यस वर्दा, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन? सर नाइट्रोजन फिक्सेशन में मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं सर, वो उसको फिक्स करते हैं मतलब। अच्छा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बताओगे? सर इसमें भी होता है सर, जैसे रूट नोड्यूल्स में हेल्प करते हैं। हाँ देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग नाइट्रोजन को एक यूजफुल फॉर्म में यूज करते हैं। नाइट्रोजन को कहाँ यूज करते हैं? एक यूजफुल फॉर्म में यूज करते हैं, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। वहां पे इसकी पूरी की पूरी क्वांटिटीज होती है जिसमें हम लोग इनको यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो इसके बाद देखो, हाँ यस नवजोत, प्लीज टेल व्हाट डू यू वांट टू टेल? यस नवजोत। सर नाइट्रोजन के बारे में बताना था। हाँ जी, सर नाइट्रोजन। अच्छा। अभी देखो इसके बाद आपका आता है नाइट्रोजन के बारे में। हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, इससे पहले आपका वाटर साइकिल आया था, मैंने आपको कहा था कि आपने ये भी प्रिपेयर करना है। इसके बाद नाइट्रोजन साइकिल आया, ये भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। देखो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है इसको सॉइल्स में इजीली नाइट्रोजन को उसमें यूज कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल दे दूं, ये जो हमारे फार्मर्स होते हैं, हमारे ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन का यूज होता है। तो इसमें ये जो हमारी एडिशनल नाइट्रोजन कैन बी एडेड बाय यूजिंग सम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं आपको पता ही है, जैसे एक तो होता है मैन्यूज वगैरह, ठीक है, ये तो चलो नेचुरल में आ गया। अब आर्टिफिशियल्स में हम लोगों का आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में जैसे मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग आर्टिफिशियल आर लाइक नाइट्रेट और फॉस्फेट। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, ये नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं, जो कुछ एक अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग बाद में उनकी ग्रोथ के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए उन जैसे यूरिया वगैरह डाल देते हैं। तो नाइट्रेट और फॉस्फेट को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वहां पे यूज करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं ना कि ग्रोथ के लिए बल्कि। एंड द पोटाशियम को भी हम लोग वहां पे यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। हम लोग डायरेक्टली पोटाशियम को वहां पे यूज नहीं करते हैं, हम लोग इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट उनको वहां पे यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इट मैनेजेस द
इसके कारण जो है वो पूरा का पूरा आपको फ्लावर्स के लिए या फिर फ्रूट की फॉर्मेशंस के लिए उसको प्रॉपर्ली वहाँ पे यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो वहाँ पे जितने भी हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं वहाँ पे हम लोग उसको NPK फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। NPK दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो नाइट्रोजन होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉइल्स जो है हम लोग इनको प्लांट्स में यूज करते हैं, जिसके कारण जो है हमारी जब ये प्लांट, जब ये फार्मर, जब हम लोग जो है इनको खेतों में उगाते हैं या फिर आगे इनको पर्पस के लिए यूज करते हैं तो क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। हम लोग इसमें कुछ एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं लाइक फॉस्फेट और इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम फॉस्फेट भी होता है, नाइट्रेट भी होता है। हम लोग कुछ एक ऐसे आर्टिफिशियल इसमें डालते हैं जिसके कारण जो है इसकी ग्रोथ में, जिसके कारण हम लोगों को अच्छा फ्रूट मिलता है। फ्रूट मतलब अच्छी गेहूं मिल जाती है, अच्छा उसका रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग इनको इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट और इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट भी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग इसको NPK भी बोलते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। अब देखो ये जो हमारा पोटाशियम नाइट्रेट होता है, कुछ एक देशों में इसको डायरेक्टली वहां पे स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड्स में, कुछ एक सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जहां पर ये एक बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि अमोनिया को डायरेक्टली अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स के लिए यूज करेंगे दैट इज वेरी डेंजरस फॉर अस, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर, जो कि हमारे लिए, ये ओंकार कौन है भाई? दैट इज वेरी डेंजरस फॉर, हाँ जी नवजा होती है, ओंकार कौन है? नो, ओंकार दास लिखा है यहाँ पे, तो रहने देते हैं फिर। तो देखो कुछ एक देशों में सीधा का सीधा ये जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट होता है, अमोनियम नाइट्रेट को फर्टिलाइजर्स में डायरेक्टली स्प्रे कर दिया जाता है, लेकिन दैट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ठीक है, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसमें ये डायरेक्टली जो है हम लोग इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिक्विड्स अमोनिया जो है केमिकल्स में बर्न करके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करता है। रेस्पिरेटर में जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, ये पूरा का पूरा हमारे लिए बहुत डेंजरस है, जो कि हमारे इसके लिए डेंजरस, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करता है। तो हम लोगों को इनको डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग बेटा इसमें आती है, अब कुछ जैसे मान लो हम लोग, मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, सपोज हमने अभी एक एंटीबायोटिक खाया, हम लोगों का फीवर ठीक नहीं हुआ, एक और खा लिया, साथ में ना बुखार की गोली भी खा ली, लेकिन हम लोग फिर ठीक नहीं हुए, फिर हम लोग उसको एक्सेस में खा लेते हैं। लेकिन जब एक्सेस में खा लेते हैं तो फिर वो वर्कआउट करना बंद कर देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी को नुकसान होता है। अब वैसे जैसे अब एक्सेस ऑफ आप लोग फॉस्फेट और नाइट्रेट्स न्यूट्रिएंट्स को जो है अगर हम लोग यूज करते हैं, तो जब वो फ्लो करके रिवर्स वाटर में जाते हैं तो वहां पर वो एक ग्रीन एल्गे, एक मोटी सी परत वहां पे जमा कर लेते हैं, जिसके कारण जो है वो एल्गे जो है उसके ऊपर एक थिक सरफेस लेयर जम जाती है, जिसके कारण जो अंडर वाटर में या फिशेस वगैरह होती हैं, मछलियां होती हैं, वो मर जाती हैं या फिर उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग, मैंने ये तो चलो एक्सेस वाला हो गया, इसमें एक कंसेप्ट हमने किया नाइट्रोजन वाला। सेकंड कंसेप्ट आपको बताया कि आपने एक्सेस में फॉस्फेट या नाइट्रेट आयन का यूज नहीं करना है। थर्ड आपको बता दिया कि ये जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट होता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजर्स के लिए यूज करते हैं, आपने इसको ओपनली यूज नहीं करना है। व्हेन वी यूज इट ओपनली मींस आपने इसको डायरेक्टली फील्ड में स्प्रे नहीं कर देना है। जब हम लोग इसको डायरेक्टली स्प्रे करते हैं, व्हेन इट विल कम इन द कॉन्टैक्ट विद द ह्यूमन बीइंग्स, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करता है, जिसके कारण हम लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ठीक है, ये तो था आपका ये कंसेप्ट। अच्छा, अब देखो इसमें आपको पता ही है कि ये जो हमारे अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, हम लोग इनको जो है डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, इनको डायरेक्टली हम लोग नहीं यूज कर सकते। तो हम लोग पहले इसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, अमोनिया के बाद इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग ऑफ बैक्टीरिया। लैब में बनाने के लिए हम लोग अमोनिया को डायरेक्टली अमोनिया कन्वर्टेड कैन बी इनटू द अमोनिया बाय हीटिंग ऑफ एन अल्कली मेटल। देखो एक हेबर प्रोसेस होता है, शायद आपकी बुक्स में आगे दिया भी हो। अब ये जो हेबर प्रोसेस होता है, हेबर प्रोसेस में हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके वहां पर अमोनिया बनाते हैं, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, राइट। तो अभी चलो इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट विद द वर्दा। चलो प्रबलीन से बात करते हैं पहले। यस प्रबलीन, प्रबलीन। Yes, sir. हाँ जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट द नाइट्रोजन एंड देन कम टू द हेबर प्रोसेस की बात अभी नहीं करनी, हेबर प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको अभी।
फॉस्फेट, एनपीके, नाइट्रेट। सर नाइट्रोजन में वो था ना जो आपने बताया अभी। हाँ हाँ बेटा बताओ ना थोड़ा सा। सर नाइट्रोजन जो है सर वो डायरेक्टली सर प्लांट्स को नहीं अब्जॉर्ब नहीं वो ले सकते, तो सर एक बैक्टीरिया होता है हाँ हाँ सर राइजोबियम बैक्टीरिया सर, वो उसको कन्वर्ट कर देता है सर अमोनियम के अंदर, और वहाँ से सर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है सर। उसके बाद वो प्लांट्स उसको ले लेते हैं। और हाँ सर एक एनपीके भी होता है, एक फर्टिलाइजर होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है सर, जो है एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए सर। जो ह्यूमन होते हैं अगर उसके साथ काम करते हैं तो सर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रिगर करता है, और उसके साथ लोगों को ओके ओके बहुत सारी ओके ओके प्रॉब्लम वेट। सर यस बेटा yes, sir. पूजा you are casted to please switch on the camera. Pooja, you are casted to please switch on the camera as per the protocol. I will otherwise I will remove from the class. Please switch on the camera. Yes Pooja. ओके तो इसके ये तो हो गया इसका प्रोटोकॉल। हाँ जी अब बेटा वर्दा वर्दा सिंह प्लीज टेल अबाउट द नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन में वही है कि सर की नाइट्रोजन डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो सर फिर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं अब्जॉर्ब करने को। और सर एक एनपीके फर्टिलाइजर होता है सर जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। सर मैंने आपसे पूछना था सर, जो ये फर्टिलाइजर होता है सर, इसमें ये तीनों जो चीजें होती हैं सर, ये इक्वल अमाउंट में होती हैं कि वेरी करती हैं अलग अलग? ये वेरी करेंगे बेटा, अलग अलग होंगे, इक्वल अमाउंट में नहीं हो सकते। सर ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन होगी, ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रेट आयन है आपके, ठीक है, नाइट्रेट की बात करें अगर हम लोग। हाँ जी अच्छा अब चलते हैं नवजोत की तरफ। नवजोत बेटा यस प्लीज अनम्यूट फर्स्ट। सर नाइट्रोजन मतलब प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते, वो इसके और उनकी रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो उनको नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट करता है, फिर वो प्लांट्स लेते हैं नाइट्रोजन। और फिर फर्टिलाइजर्स भी होते हैं एनपीके जैसे, उनमें भी आयंस होते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फेट और पोटेशियम के आयंस होते हैं। और ये मतलब इन हाँ कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। इन केमिकल्स इन फर्टिलाइजर्स के साथ मतलब जो पास रहते हैं उनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके ओके देखो बेटा अब इसके बाद शुरू करते हैं कि प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। देखो लार्ज स्केल में जो है अमोनिया प्रेपरेशन करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन इन द इक्विलिब्रियम फॉर्म, इक्विलिब्रियम में आप कह सकते हो इन द रिवर्सिबल फॉर्म, देन इट विल गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो हेबर प्रोसेस में जब हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेते हैं तो वहां पे हम लोगों को अमोनिया मिल जाता है, दैट इज NH3। ये हमारा हेबर प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका जो टेम्परेचर है वो अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और जो उसका प्रेशर दैट इज 200 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। और इसका जब आप लोग अपने ये क्वेश्चंस करोगे तो ये आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेगा कि आप लोग वहां पे कितना टेम्परेचर यूज करते हो और कितना प्रेशर यूज करते हो। तो सिंपल सी रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, इसकी रिएक्शंस में आपको मैं बता दूं कि ये इसका सिंपल आएगा N2 + 3H2, N2 + 3H2 दैट विल गिव 2NH3, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, और आप लोग इसको 2NH4 पॉजिटिव मत बना देना। 2NH4 पॉजिटिव इज द नेम ऑफ अमोनियम आयंस, and we are not talking about only ammonia. Ammonia is a formation of only NH3। अब मैंने 2 की लगाया होगा, हो सकता है इसको कुछ बैलेंस करना होगा इसलिए 2 लगा होगा। तो बेसिकली इसको हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनाते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 टाइम्स मोर देन द दिस। जितना ज्यादा हम लोग इसको प्रेशराइज करते हैं उतनी ज्यादा हम लोगों को वहां पे इसकी यील्ड मिलती है। यील्ड समझते हो क्या होती है?
यील्ड समझते सारे क्या होता है? हाँ बरदा बताओ मुझे, यील्ड क्या होती है बेटा? उतनी ज्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को मिलता है। हम लोग यील्ड कैसे निकालते हैं? सर यील्ड मतलब सर कितना ज्यादा प्रोडक्ट मिला हमें उसका हाँ तो वो कैसे निकालते हैं उसकी यील्ड, रिएक्ट कैसे निकालते हैं उसकी परसेंटेज? क्या हम लोग जितनी चीजें लेते हैं, सपोज आप लोगों ने 1 kg समथिंग कुछ मटेरियल लिया, उसको 1 kg मिल जाएगा हम लोगों को? उसमें सर कोई नहीं सर, क्योंकि हम टेम्परेचर भी तो कर रहे हैं। चलो टेम्परेचर की बात अलग से कर लेते हैं। मैं तो एक जनरल से एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज आपने 1 लीटर मिल्क लिया या 1 kg समथिंग लिया। जब आप लोग 1 kg सपोज फ्लोर लेते हो, आटा ले लेते हो, तो क्या 1 kg के बदले में हमें 1 kg चीजें मिल जाती हैं? नो सर। हाँ तो उसमें उसकी यील्ड आप कैसे निकालते हो? अब सपोज आप लोगों ने एक मिनट जो बता रहा हूँ, सपोज बेटा आप लोगों ने कुछ मटेरियल ले लिया, ठीक है, 1 kg, और आपने उसको प्रिपेयर करना, सपोज आपने रोटियां बनानी है, ठीक है। तो अगर आप 1 kg आटा लेते हो या 1 kg फ्लोर लेते हो, तो 1 kg के बदले में 1 kg हम लोगों को नहीं मिलता। उसकी यील्ड में हम लोगों में कोई उनमें कोई ना कोई फर्क आता जरूर है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें छानने में चली गई, कुछ वेस्टेज होगी, कुछ जल गई, कुछ रह गया, कुछ गिर गया। तो हम लोगों को यील्ड जो है अराउंड 98 या 97 के आसपास मिलती है। अब ये हर बार नहीं होता कि हर बार ही हम लोगों को इतनी मिलेगी, उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा नवजोत बोलो बेटा क्या करें? अरे वो फॉर्मूला था यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100। हाँ यस यस, मतलब आप लोगों ने कितना मटेरियल लिया, सपोज 1 kg लिया या 1000 ग्राम लिया, उसमें से हम लोगों ने 850 ग्राम को हमने वहां पे उसको यूटिलाइज किया, मल्टीप्लाई 100 कर दो, ठीक है। आउटपुट कितनी थी, इनपुट कितनी आई, दोनों को जो भी डिवाइड करके जो आंसर आता है मल्टीप्लाई 100, देन यू विल गेट द परसेंटेज, ठीक है। ये मतलब उसकी किसी की यील्ड निकालने का होता है। सपोज हम लोग कोई मेडिसिन ही बनाते हैं, हर किसी में नुकसान होता है। मैंने तो आपको एक सिंपल एक फ्लोर का एग्जांपल दिया है। अगर आप लोगों ने कोई भी एक एग्जांपल लेना है, आप चाहे घर से लेकर के बाहर तक, इवन फार्मा इंडस्ट्री की बात कर लो, या किसी आयरन इंडस्ट्री की बात कर लो, या किसी कपड़ा इंडस्ट्री की बात कर लो, हर जगह जो है उसकी यील्ड के ऊपर फर्क पड़ता है, चाहे आपने जितनी चीजें ली हो। तो अभी हम बात करें अमोनिया की। चलो मैं यील्ड से कहाँ ले गया आपको। अभी देखो इसमें जब हमने यील्ड की बात करनी है, तो मैंने आपको बताया कि हम लोग इसमें हेबर प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं? हेबर प्रोसेस। तो बेटा इस हेबर प्रोसेस में आपको बता दिया कि 450 से लेके 200 आपने यहाँ पे टाइम्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करना है। ये जो हेबर प्रोसेस है ये अमोनिया के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन को जब हम लोग हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं, देन इट विल गिव अमोनिया। अब देखो अमोनिया का जो फैक्टर है, जब हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये प्रेशर डिक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि उसका प्रेशर आपको 200 टाइम्स इंक्रीज करना है। तो देखो हमें इसकी यील्ड तभी मिलेगी जब हम लोग इसकी रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करेंगे, क्योंकि जो अमोनिया होता है डेट इज मोर एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन ढूंढना होगा तो आप ये ढूंढ सकते हो कि हम लोग अमोनिया की बोटल्स को एकदम से क्यों नहीं ओपन कर सकते। जब हम लोग इसको कहीं से ला के रखते हैं, जब ये शेकी मोड में होता है, हम लोग इसको डायरेक्टली ओपन करेंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक मोड में होता है। जब हम इसको करेंगे तो ये बाहर आ जाता है। तो हम लोग इसको लो टेम्परेचर पर करेंगे, जिसके कारण ये कम एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन जब आप इसका टेम्परेचर 450 पे लेके जाते हो तो ये इतना स्टेबल नहीं होता, इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन बनता बहुत फास्ट है। इसकी जो आप लोगों की यील्ड बनेगी डेट इज मच फास्टर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। लेकिन जब हम लोग वहां पे किसी कैटलिस्ट को यूज करते हैं, हम लोग वहां पे आयरन का कैटलिस्ट यूज करते हैं इन केस ऑफ हेबर प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग आयरन के प्रोसेस को यूज करके वहां पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। इट डज नॉट इंक्रीज द यील्ड, लेकिन वहां पे उसकी स्पीड जो है उसके हाई प्रेशर के कारण इंक्रीज कर जाती है। अभी मैं इसको सिंगल लाइन में बोल रहा हूँ कि वेन एवर वी आर टेकिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट डेट इज Fe, डेट इज आयरन, तो वहां पे उसकी यील्ड जो है वो बढ़ जाती है, और वहां पे उसका जो है टेम्परेचर 450 पे कहता है इतनी बढ़िया यील्ड नहीं देता। लेकिन जो आप लोग उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, उस प्रेशर के अप्लाई करने के कारण जो हमें अमोनिया मिलता है, उसमें उसकी हाई प्रेशर के कारण यील्ड बढ़ जाती है, लेकिन टेम्परेचर के कारण उसकी यील्ड कम हो जाती है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसकी यील्ड बढ़ जाती है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ अमोनिया। अब देखो जो अमोनिया जो है, जब हम लोग उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं, आपको पता ही है कि बाय अप्लाइंग प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई द गैसेस और एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये पहले भी कंसेप्ट आया था सब्लिमेशन के केस में।
तो देखो इसमें ये जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया जो है वो लिक्विफाई हो जाएगा। हम लोग जब वो लिक्विफाई हो गया, आप देखो आपकी बुक्स में कुछ एक टेबल बनाए होंगे 350, 450 एंड 550। टेम्परेचर कम रखा है तो यील्ड बढ़िया है, ठीक है, लेकिन उसका प्रेशर आपको 200 टाइम्स आपने बढ़िया बनाना है, 200 टाइम्स तक रखना है। तो जब हम लोग उसको लिक्विफाइड कर देते हैं और वो रिएक्शन जो है वहां से उसके वेसल्स में उसको रिमूव कर देते हैं, तो क्या होता है कि वी हैव द अनयूज नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन। हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों वहां पे रिसाइकल्ड हो जाते हैं, फिर से क्या हो जाएंगे, रिसाइकल्ड। अब देखो जो अमोनिया होती है हम लोग उसको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। मान लो किसी एजेंट को हमने क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करना है, या फिर नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन के लिए यूज करना है, वहां पे एक ओसवाल्ड प्रोसेस होता है। ओसवाल्ड प्रोसेस को हम लोग नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और एक एनपीके आपको बता दी, एनपीके क्या होता है, एनपी आपका, एन आपका नाइट्रोजन, पी आपका फास्फोरस, के आपका पोटाशियम, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसी के बेस पे आते हैं। ये आपका नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन सिंपल एक में आपको सिंगल एन में बोलूं तो हम लोग इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन क्या चीज है, एक कैटालिस्ट है दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो बेटा वो उसकी स्पीड को, रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, आप अच्छे कैटलिस्ट भी होते हैं, बुरे कैटलिस्ट भी होते हैं, लेकिन इसके कारण रिएक्शन फास्ट हो जाती है। हमें यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम करना है और प्रेशर इसका इंक्रीज करना है। व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर बेटा व्हाट विल हैपन, जब उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो हमें यील्ड उसकी अच्छी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर हमने कम रखना है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक नेचर में होता है, ठीक है। ये बस सिंपल सी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। एनपी का आपको पता लग ही गया कि एनपी क्या चीज होता है। चलो फिर अभी आते हैं पहले, चलो वर्दा के पास ही चलते हैं। हाँ जी वर्दा, प्लीज अनम्यूट। हाँ जी सर इसमें सर हेबर प्रोसेस में सर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सर हमें अमोनिया मिलता है। ओके सर मतलब टेम्परेचर, हाँ फिर सर इसका टेम्परेचर, हाँ तो जी टेम्परेचर इसका 450 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर जो है सर वो 200 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर है उतनी अच्छी यील्ड आएगी इसकी। ओके। और सर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है सर, तभी टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली यील्ड मिलेगी। कितना टेम्परेचर होता है बेटा, यस सर, कितना टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस। 450 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट अबाउट द प्रेशर, सर प्रेशर 200 टाइम्स होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। 200 टाइम्स, ओके राइटली सेड। अच्छा, if the temperature will be higher beta, then what kind of problem will be appear? सर टेम्परेचर हाई होगा तो यील्ड नहीं होगी अच्छी। हाँ वो ज्यादा ज्यादा सर ही बट वो, अगर हाँ हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू। सर यस हाँ बोलो बोलो क्या सर करें। यस सर मतलब अगर टेम्परेचर कम होगा तो फिर सर यील्ड ठीक नहीं मिलेगी और प्रेशर ज्यादा होगा तो अच्छी मिलेगी। क्योंकि वो ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे फिर से वो और बाहर को आएगा, और ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, हमारे लिए और डेंजरस होगा। जितना टेम्परेचर कम रखेंगे, प्रेशर उसका इंक्रीज करेंगे, उतनी हमारे लिए यील्ड अच्छी मिलेगी, राइट। अच्छा यस सर। हाँ जी नवजोत सिंह। सर अमोनिया में मिलता है, मतलब जब हम रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ, और टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके और आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं, और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी अच्छी यील्ड होगी। और इसका टेम्परेचर जनरली कम रखते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है। हाँ कितना टेम्परेचर रखते हैं बेटा, 450 डिग्री सेल्सियस, 450, और प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक। ओके। तो इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे फिर क्या नुकसान है इसका, मतलब वो ज़्यादा हीट लिबरेट करेगा, अच्छा तो कैटलिस्ट का, हमारे कैटलिस्ट लिए कौन सा यूज डेंजरस करते हैं होगा। बेटा। आयरन सर, आयरन। ओके ओके थैंक यू सो मच। हाँ जी बेटा प्रबलीन। यस सर। हाँ जी बेटा बताओ सर मुझे। बताऊं सर, हेबर प्रोसेस में सर हमने जब अमोनियम को सर फॉर्म करना है तो उसके अंदर सर हमने सर नाइट्रोजन और हमने हाइड्रोजन के सर उसको जब हम रिएक्ट करेंगे तो सर वो अमोनियम हमें मिलेगा, पर सर उसके कंडीशंस होती हैं कि हमें टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो प्रेशर है सर वो 200 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। मतलब कि 200 ज़्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के,
सर इसमें हमें रिएक्शन में क्या चेंज आता है कि जब हमारा सर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो सर रिएक्शन तो फास्ट हो जाता है, पर हमारी जो अमोनियम की सर यील्ड है वो नहीं बेनिफिशियल होती सर, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होता है। बट ओके लेकिन सर हम जब 450 हम उसका टेम्परेचर रखते हैं और हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो फिर सर उसके साथ हमारी यील्ड भी अच्छी रहती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी नहीं होता। ओके ओके। हाँ जी वरदान, ये तो थे आपके बेटा यहाँ तक। अभी देख लेना आपकी इस बुक्स में जो क्वेश्चन दिए होंगे, इसके आगे आई थिंक हमने सब कुछ इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, तो वर्दा अभी यस मुझे सर। बताओ बेटा कुछ पॉल्यूटेंट्स के बारे में। व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या करते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं या नुकसान? पॉल्यूटेंट्स होते हैं अभी सर, ये क्योंकि हार्मफुल कंटेमिनेंट्स होते हैं हाँ, जो कि क्योंकि सारे एनवायरनमेंट को सारे खराब करते हैं। टॉपिक है, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना पता है। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे एयर में। ठीक है, तो कहाँ से क्या मिलता है, बस वही, क्योंकि ये जर्नल टॉपिक है, इसमें कुछ डिफिकल्टी लेवल में मानता कुछ भी, इसलिए मैंने बोला कि चैप्टर 2-3 डेज में खत्म हो जाएगा। हाँ जी बेटा बोलो वरदा। सर जो मतलब पॉल्यूटेंट्स होते हैं सर, वो मतलब हार्मफुल कंटेमिनेंट्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। और ओके सर अगर जैसे अब एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर एयर में हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होंगे तो सर हाँ वो हमारी बॉडी को भी इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे हाँ हमें जी काफी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओ अच्छा, चलो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्रॉब्लम से कुछ बात करते हैं। हाँ जी प्रॉब्लम बेटा। सर पोल्यूटेंट्स के बारे में बताऊं? हाँ हाँ, जो वर्दा ने बता दिया उससे कुछ अलग बताना, फिर मैं। ठीक है सर। सर जो ये पोल्यूटेंट्स होते हैं सर, वो ज़्यादातर सर जब हम चीज़ों को जलाते हैं, लाइक सर अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो सर उससे हाँ हार्मफुल गैस होती है, जैसे सर कार्बन मोनोऑक्साइड सर, राइट जिससे बहुत सारे तरह के सर डिसीजेज होते हैं, लाइक कैंसर हो जाता है और उससे जब हम प्लास्टिक को साड़ते हैं सर उसकी ब्रीदिंग से। और सर बाकी बहुत सारे एनवायरनमेंट को भी सर प्रॉब्लम्स होती हैं सर, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी सर जो होते हैं सर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओके उसके साथ भी सर ये हार्मफुल गैस होती है। और सर ये लाइक ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है सर, ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाते हैं और सर बहुत सारे इन्वायरमेंटल सर डैमेजेस होते ओके हैं ओके इसके। ठीक है बेटा ठीक है। हाँ जी नवजोत बेटा, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड इन द पॉल्यूटेंट्स इन एयर पोल्यूशन? सर पॉल्यूटेंट्स में मतलब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी हो सकती है, फोटोकेमिकल स्मोक भी होती है, ये होते हैं मतलब मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। चलो ठीक है। देखो अभी अब इसमें मेन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले चलते हैं वर्दा के पास, वर्दा से पूछते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती कैसे है, मतलब कैसे प्रोड्यूस होती है। कोई बात नहीं, नहीं आएगा, हम ही तो हैं 3-4। हाँ जी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा वर्दा कैसे प्रोड्यूस होती है, व्हाट डू यू थिंक? मतलब सर वो जो गैसेस होती हैं उनके साथ रिएक्ट करके बन जाती है, जैसे सर हम कुछ भी जैसे बर्न करते हैं सर, उसमें से जो भी गैसेस निकलती हैं सर वो रिएक्ट कर जाती हैं उसके साथ, तो ओके फिर देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। हाँ देखो बेटा क्या होता है कि ये जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है इस, अच्छा एक मिनट, चलो मेरे बताने से पहले अभी एक बच्चा और है। हाँ जी बोलो बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब ऑक्सीजन लिमिटेड होती है और हम कुछ बन सकते हैं। फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा बेटा। सर जब हम कुछ लिमिटेड ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड हाँ, बनता है। जब यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है ना, इनकम्प्लीट कंबस्टन, देन देयर विल बी अ चांसेस ऑफ, नॉट अ चांसेस ऑफ, देन देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने आपको शायद पहले भी एक बात सुनाई थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता कैसे है। मैंने आपको शायद कोयले का एग्जाम्पल दिया था एक बार पहले। कोल, जब हम उसको अंगीठी में जला करके खिड़कियां दरवाजे बंद करके रजाई ओढ़ के सो जाते हैं तो सुबह हमारी छुट्टी हो जाती है, तो बताया था दैट इज द प्रोसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारी मतलब जो ऐसे काम करते हैं, मैंने आपको पहले भी एडवाइस किया था, सर्दियां बढ़ गई हैं आजकल, तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, कई बार हम लोगों को पता होने के बाद जो कहते हैं हाँ कुछ नहीं होता, बेटा जब होता है तो पूछ के थोड़ी होता है, बी केयरफुल। तो ये इसमें क्या था, आपको मैंने क्या, ये भी बेटा आपकी इनकम्प्लीट कंबस्टन थी। हम लोगों ने वो कार्बन मोनोऑक्साइड को जला के रख दिया, कोयले को वहां पे रख दिया, देन बेटा व्हाट विल हैपन्स, हम लोग रजाई ओढ़ के सो गए। अब कहीं से भी कोई भी एयर अंदर इंटर नहीं कर रही है हमारे इधर। मैं अपनी हिमाचल की बात भी कर रहा हूँ, पंजाब के जो मेरे साथ ही लगते हैं उनकी बात भी कर रहा हूँ। हर साल ऐसे ऐसे कुछ केसेस आते हैं कि जब फैमिली जो है डोर क्लोज करके
वो अंगीठी लगा के सो जाते हैं, देन देयर विल बी ए चांसेस ऑफ डेथ ड्यू टू इनकम्प्लीट combustion, मीन्स ड्यू टू द कार्बन मोनोऑक्साइड. when it will combines with the human being, means then it will be form कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. जब ये हमारे ब्लड के साथ जुड़ जाती है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेती है. अब फिर ये धीरे धीरे हमारा इसमें दम घुटना शुरू हो जाता है और रजाई बिल्कुल सीधी की सीधी रहती है, बिल्कुल नहीं हिलती. हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम लोग उस समय उस रजाई को उठा के कहीं पटक दें. मतलब ये एक मीठा मीठा जहर होता है. ठीक है. इसके बाद आता है सल्फर डाइऑक्साइड. अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड बताओ कैसे बनती है. चलो वर्दा शुरू करते हैं. कहाँ गई वर्दा? हाँ जी वर्दा. हाँ जी बच्चा. सर वो फैक्ट्रीज के वेस्ट से बनती है सर, जैसे जो भी हार्मफुल वो निकलता है उसमें से सर, उसकी वजह से बनती है. हाँ चलो थोड़ा सा चलो मान लेते हैं. अच्छा नवजोत सिंह कुछ ऐड करना चाहते थे. हाँ जी नवजोत बेटा आप बताओ, प्लीज अनम्यूट. ये कार से भी निकलती हैं जब फिर से बोलो, फिर से बेटा, आवाज नहीं आ रही. सर जब कोई रिएक्शन होता है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, तब निकलती है. मतलब देखो ये तो है जैसे कुछ आपके बर्निंग फ्यूल्स हैं, लाइक पेट्रोल हो गया. ठीक है, पेट्रोल के मीडियम से या फिर कोल के मीडियम से, ऐसी चीजें जो सल्फर कंटेन करती हों वहां से ही सल्फर डाइऑक्साइड बनती है. ठीक है. थर्ड पॉइंट आता है अब कलर्स, क्या नाम इसका, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहाँ से मिलते हैं? बस मतलब ये जनरल एग्जांपल है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ. अभी चलते हैं प्रॉब्लम के पास. हाँ जी बेटा, हमें ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहाँ से मिलते हैं? हाँ हाँ सर ज्यादातर ऐसी जो सर पॉइजनस गैसेस होती हैं ये सर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से ही होती हैं सर. जैसे लाइक ये जो भी फॉसिल फ्यूल सर, जैसे कोल हो गया सर, कोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, हम लोगों को ये. पेट्रोलियम. ठीक है, ये हमें यहीं से सर मिलता है. नेचुरल गैस कार्बन भी होती है. मोनोऑक्साइड, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोगों को इनकम्प्लीट कंबस्टन से मिलती है. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम लोगों को कहाँ मिलते हैं? डीजल, पेट्रोल और कोयले से मिलते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड हम लोगों को कहाँ मिलती है? विद द प्रोडक्ट्स, जहाँ से सल्फर निकलता हो, सल्फर कंपाउंड बनते हो, वहां से हम लोगों, लाइक आपका मान लो पेट्रोल हो गया या कोई ऐसे प्रोडक्ट जो कि सल्फर कंटेनिंग हो, ये आपके पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन में काम करते हैं. ठीक है जी, इसमें कोई परेशानी किसी को? चलो अब तीनों पॉइंट एक बार मुझे वन वन बाई बता दो, देन वी विल मूव फर्दर. काम शुरू करते हैं वर्दा से शुरू. वर्दा परेशान हो रहे हो? अब एनर्जी तो सेव करनी है, पढ़ना तो है ही हमने. हाँ जी बोलो. सर जो सल्फर डाइऑक्साइड है सर, जैसे फैक्ट्रीज में जो रिएक्टेंट्स हो या फिर किन्हीं चीजों में जो सल्फर प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज. और सर जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होती हैं सर, वो जैसे डीजल और इन सब चीजों से निकलता है, पेट्रोलियम से. ओके. और सर मतलब ये सारी गैसेस होती हैं, सिर्फ पॉल्यूट ही नहीं करती सर, ये एसिड भी बनती हैं बाद में. हाँ जी हाँ जी सर जो कि हार्मफुल होती है. ओके जी. नेक्स्ट बेटा नवजोत सिंह. नवजोत. कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन से बनती है. हाँ जी. जिससे सल्फर हो, जैसे कि उसके बर्न करने से बनती है. और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से बनती है, जैसे पेट्रोल, डीजल हो गया, और सल्फर वोल्केनो से भी रिलीज होती है. ओके. अच्छा अभी बेटा इसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू होता है कि ये जो जितनी भी एटमॉस्फेरिक है वो चेंज कैसे होता है. अच्छा आप मुझे बताओ ये बारिश कैसे होती है? चलो अभी ये कंसेप्ट एक छूट गया पीछे वाटर साइकिल के चक्कर में. तो प्रॉब्लम से करते हैं बात. वर्दा मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ, गेट रेडी. है अच्छा प्रॉब्लम बेटा, बारिश ये कैसे, बारिश कैसे होती है, क्या रीजन क्या इसके पीछे? अभी वाटर कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये तो चलो किताबों में रह गया, वैसे जनरली मुझे बताओ. ठीक है आप ठीक बोल रहे हो, मुझे एग्जांपल चाहिए, जनरल एग्जांपल. सर जैसे कोई तालाब होता है सर. ओके सर उससे सर जो
सर जो धूप होती है सर, उसकी वजह से सर जो स्टीम होती है ना सर, उसकी मतलब ऊपर से जब भी वेपोरेशन होती है तो सर ऊपर से जितने भी सर मॉलिक्यूल्स एनर्जी वाले ले लेते हैं सर हीट की वजह से सर ऊपर को उड़ जाते हैं सर, फिर वो बादल बना लेते हैं। मतलब बादल के अंदर सर फिर उनके पास जब सर मतलब ज्यादा भर जाता है सर बादल, तो सर फिर मतलब मॉलिक्यूल्स के साथ वो एनर्जी वाले, तो सर वो फिर प्रेसिपिटेट बारिश की फॉर्म में आ जाता है नीचे। ओके ओके, चलो अभी आपने मुझे एक बताया प्रेसिपिटेशन, एक बताया इवेपोरेशन, थर्ड पॉइंट तो इसमें आया नहीं। आपने 3 पॉइंट्स बोले ना मुझे। हाँ जी, थर्ड कौन सा था? सर कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन के बारे में बात नहीं की आपने। सर कंडेंसेशन वही होती है जब सर वो सर लाइक जो भी है सर वो कंडेंसेशन से सर जो सर इन्वायरमेंट मतलब साइड पे सर जगहें होती है सर वो ठंडी हो ओके जाती हैं। ओके ओके ओके। हाँ जी बेटा नवजोत, प्लीज अनम्यूट फर्स्ट। पहले तो जैसे कोई भी वाटर बॉडी है उसमें से मतलब इवेपोरेट करता है, जो कि मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज गेन करते हैं और उसकी वजह से वो एक मिनट, थोड़ा सा मेरी बात सुनो। मुझे एक जनरल एग्जांपल चाहिए, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी, प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन, जो भी कुछ है, इवेपोरेशन, हम लोग हमेशा रीड करते हैं, बट मुझे जनरली बताओ, क्योंकि फिर हमने ग्रीन हाउस के बारे में स्टार्ट करना है इसके बाद। वो मैं आयत तो नहीं करूंगा, तो बताओ तो सही। हाँ जी, और वाटर बॉडी से वाटर इवेपोरेट करता है और फिर ऊपर जाकर जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है वो मतलब कंडेंसेशन होती है वहाँ पे, फिर वाटर प्रेसिपिटेट करता है। चलो आपका थोड़ा ना थोड़ी सी आवाज़ कट रही है आज, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी वर्दा, आप बताओ। सर जैसे सर हमारे पास कोई भी वाटर बॉडी है, कोई भी पानी है, तो सर जैसे लेक ले लिया हमने, कोई भी रिवर ले लिया, तो सर वहां पे क्या होगा, जो सन की हीट है सर, हाँ, हीट की वजह से सर जो पानी है वो इवेपोरेट करेगा। सर ओके जब पानी ऊपर को जाएगा तो वो कंडेंस होके टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे गिर जाता है सर। ओके। सर फिर प्रेसिपिटेशन से वो नीचे को आता है। फिर हम्म, सर वो जैसे ग्राउंड वाटर में चल जाता है सर, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं सर जिसे, हाँ हाँ कि हाँ जो पानी के नीचे चला जाता है। हाँ जी और हाँ जी। सर ऐसे ही फिर ये सर इसको वाटर साइकिल कहते हैं कि बार-बार पानी तभी कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर साइकिल की वजह से बार-बार बारिश होती रहती है और वो स्टोर होता रहता है पानी। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें शायद एक पॉइंट अभी गलत हो सकता है कि पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये मान सकते हैं कि हमारी उम्र में ना ख़त्म हो। अब जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से पंगे लेते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो पंगा होगा ही। चलो आई होप आप सही कह रहे हो। अच्छा, आगे चलते हैं फिर से प्रबलिन की तरफ। चलो इस बार वर्दा से बात कर लेते हैं। अब वर्दा, चलो अच्छा। हाँ जी प्रबलिन, प्लीज़ अनम्यूट। प्रबलिन का नेटवर्क कमजोर है शायद आज। चलो वर्दा आप बताओ। चलो नेक्स्ट टॉपिक बाद में शुरू करते हैं। ये जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसको बाद में शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि अब हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट ही शुरू करना है इसके बाद। तो ये आपका यहाँ तक हो चुका है। आई थिंक अभी जो कल तो आपका लेसन है नहीं, आई थिंक आपका लेसन शायद अभी परसों होगा, आई थिंक थर्सडे को। तो थर्सडे को फिर मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को फिनिश कर दूँ। और देखो बेटा, जब भी आप लोग, अच्छा नवजोत स्पेशली स्पेशली मैं सभी के सभी नए नए के स्टूडेंट जो हैं, जो ओल्ड पेपर होते हैं उनकी स्टडी करते रहा करो, ठीक है? क्योंकि जितने भी आपके फाइनल एग्जाम में कुछ आएगा वो सबका सब कुछ वहीं से आएगा, और आपका सेट भी एक ही आता है। अभी आपके पास 1 मंथ पड़ा है इनको स्टडी करने के लिए, तभी मैं सोच रहा हूँ कि सिलेबस खत्म करके फिर मैं आप लोगों का पेपर के पास आऊँ, ठीक है? आपके पास जितना टाइम मिलता है प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व किया करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझसे बात किया करो। वैसे इसकी आंसर की भी साथ में दी होती है, ठीक है? इस बार मैंने सोचा है कि सैटरडे को मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर फिर से दूंगा, ठीक है? इसको आपको सॉल्व करने के लिए फिर जो मुझे आप नेक्स्ट डे सेंड करोगे उसको सॉल्व करके, तभी आप लोगों की प्रेपरेशन होगी, तभी आप लोग अच्छा नंबर ले सकते हो, ठीक है? तो ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ नाइस डे।